हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या पढ़ने वाले हैं? तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो एक बात तो क्लियर है, चार्ज ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन चार्ज को एज अ प्रॉपर्टी ना देख करके जब हम लोग क्या देखते हैं, एज अ क्लस्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो उसके क्या होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। मतलब प्रॉपर्टी कहने का मतलब हो गया कि वो क्या आसपास में इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, क्या होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, लाइक चार्जेस, राइट इट डाउन, लाइक चार्जेस, like charges repel, why are not writing, like charges repel while unlike charges attract each other, like charges repels while unlike charges attract each other। ठीक है ना? तो जो unlike charges हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वहीं पे लाइक चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, यानी अच्छा दूसरा क्या हो गया, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। हाँ अगला प्रॉपर्टी लिखिए, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं है। क्या कोई ऐसी बॉडी कुछ ऐसा सोच सकते हो कि जिसके पास चार्ज हो लेकिन मास ना हो? इज इट पॉसिबल कि किसी के पास चार्ज हो और मास ना हो? इज इट पॉसिबल कि किसी के पास चार्ज हो और मास ना हो? ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो वो चार्ज कहाँ रह गया? इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिया है। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बताइए जहां पे चार्ज हो और मास ना हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए बोलते हैं चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। इट्स ओके, खत्म हो गया। अभी एज मास से एसोसिएटेड का मतलब क्या हो रहा है? क्यों मास से एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया कि कभी भी तुम सोचो इलेक्ट्रॉन अगर अकेले भी है तो उसके पास भी मास है, इलेक्ट्रॉन अगर अकेले भी है तो भी उसके पास मास है, ठीक है ना? अच्छा अगर ये एक क्वेश्चन और भी है कि मान लो किसी पे चार्ज है तो उसके पास मास में चेंज आ गया, क्या मतलब जब वो न्यूट्रल था, एक बॉडी जब न्यूट्रल था और जब वो चार्ज हो गया, कुछ देर बाद वो चार्ज हो गया, तो क्या उसके मास में चेंज आया? बिल्कुल आया। कैसे आया? क्योंकि अगर कोई बॉडी पहले न्यूट्रल थी तो इसका मतलब ये है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या थे, इक्वल थे, ठीक है ना? लेकिन जैसे वो चार्ज हो जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, चार्ज होते ही कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो दिस इज सो ऑब्वियस ना कि वहां पर इलेक्ट्रॉन के मास जितना भी था वो कम हो गया, डिफिशियंसी हो गई, ठीक है ना? मास क्या हो गया, कम हो गया थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई। और जहां पे गया है, जहां पर गया है वहां पे क्या हो गया, अधिक हो गया। वहां पे चार्ज क्या हो गया, अधिक हो गया। इसका मतलब वहां पे मास, इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, यानी कि उसका मास भी अधिक हो गया। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका एक सिंपल से ये लिख सकते, ये भी समझ सकते हो कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज हो गया तो वो न्यूट्रल बॉडी से उसका मास में क्या आ गया, डिफरेंट हो गया। तो लिखे हो ना, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। क्लियर है ना? तो किसी का कितना मास बढ़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। दिस इज नॉट टू बी लर्न। किसी भी कांस्टेंट को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट्स आपको दिए होते हैं। फिजिक्स में कांस्टेंट लर्न करना एक बेवकूफ़ी के बराबर है, तो कभी भी इसको लर्न मत करिए। लेकिन सुनिए, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, ये लिख लिया तुम लोगों ने? अच्छा लिखो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, या चार्ज कुड बी ट्रांसफर्ड, चार्ज कुड बी ट्रांसफर,
चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि किसी ऐसा है कि किसी बॉडी के पास चार्ज है, तो तुम लोगों ने अभी मेथड ऑफ कंडक्शन में देखा था कि चार्ज को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका साफ मतलब हो गया कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब हो गया चार्ज कुड बी ट्रांसफर्ड, यानी चार्ज को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर हो गया। अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड कहने का मतलब है दैट इज करके लिख लीजिए, दैट इज चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। चार्ज बिल्कुल, मैंने बोला ना कंडक्शन मेथड में चार्ज ट्रांसफर ही तो हुआ है ना। किसी के पास 8 कूलम ऑफ चार्ज था और वो किसी न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट में आया, तो देयर आर 4 कूलम्स, तो ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। तो चार्ज देखो, व्हेन यू आर डीलिंग विद द चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को मत सोचो। हाँ, ये है कि जब हम लोग चार्ज को कंप्यूट करेंगे तो बिना इलेक्ट्रॉन्स के नहीं कर सकते। चार्ज इटसेल्फ क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। जैसे 8 कूलम चार्ज है कहीं पे, तो उसको किसी बॉडी से कनेक्ट कराए तो वहां पे क्या हो गया, 4 और 4 से डिवाइड हो गया। अगर आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं या आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ठीक है ना। तो चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है, और चार्ज कंजर्व्ड होता है। यानी किसी भी तरह के फिजिकल इवेंट में, किसी भी तरह के फिजिकल इवेंट में आपको कभी ये नहीं दिखाई देगा कि चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया। तो लिखो, चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्लियर है ये बात। अच्छा, अगला लिखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज के क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या, देखो, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये है कि मास की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, मास की कोई भी वैल्यू क्या है, पॉसिबल है, लेकिन चार्ज की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। चार्ज की एक मिनिमम वैल्यू होती है, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्जेस कितना होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के पे जितना चार्ज होता है वही क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज होगा एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेरी गुड, कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से छोटा कोई चार्ज पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से छोटा कोई चार्ज पॉसिबल है क्या भाई, पॉसिबल है क्या, नहीं। इसका मतलब यह है कि इस वैल्यू से छोटी कोई पॉसिबल नहीं है। क्या तुमने कभी मास के बारे में ऐसा सुना है, कभी मास के बारे में ऐसा सुना है क्या, कभी मास के बारे में सुना है कि मास की एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है, या उसके हमेशा मास उसके मल्टीपल में होगा, नहीं ना। यानी कि मास क्वांटाइज नहीं है, मास क्या है, क्वांटाइज नहीं है, लेकिन चार्ज क्या है आपका, क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या हो गया, क्वांटाइज हो गया। यानी चार्ज की एक मिनिमम वैल्यू है, और हमेशा कभी किसी बॉडी पे चार्ज आया तो इसका मतलब ये होगा कि वो इस चार्ज के हमेशा किस में होगा, मल्टीपल्स में होगा, ठीक है ना। या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा, या फिर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा, ठीक है ना। आइदर ऑफ इट पॉसिबल, इसके बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्या हो गया, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसके बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या, नहीं, इसके बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। या तो ये होगा 1.6, या तो 3.2, या तो 4.8, इनके बीच की कोई वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि चार्ज में कैसे, कभी बॉडी चार्ज होती तो हम लोग को उसका फिनोमिना पता है, वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो दिस इज सो ऑब्वियस कि जो चार्ज, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो एक पे पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आ गया। जैसे मान लो ये एक बॉडी है ए,
और ये एक बॉडी है बी। मैं बोल रहा हूं ड्यू टू एनी मेथड, फ्रिक्शन, कंडक्शन, कुछ भी हो, अगर किसी तरह से एक बॉडी ए से दूसरे बॉडी बी पर एक इलेक्ट्रॉन गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो उस पर कितना चार्ज एक्वायर होगा? तो जहां से गया वहां पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज एक्वायर करेगा, और दूसरी तरफ माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज एक्वायर करेगा। क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन चला जाए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया 2e, उस केस में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जाएगा, और इधर क्या आ गया? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, निगेटिव। ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गया तो 3, 4 इलेक्ट्रॉन गया तो 4। ये तो पॉसिबल नहीं है कि 4.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए। क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं ना, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं कि कभी किसी पे 1.2 इलेक्ट्रॉन गया हो। या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। पार्टिकल के फॉर्म में उसके बाद क्वार्ट्ज आ जाएगा, फिर वहां पे वो फ्री एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में फ्री हो जाएगा। लेकिन पार्टिकल के फॉर्म में लास्ट तुम क्या देख रहे हो? इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मतलब, क्वांटाइज का मतलब ही हो गया, देखो क्वांटाइज वर्ड आया है क्वांटा से। किससे आया है? क्वांटा। और क्वांटा का मतलब ही होता है स्मॉल पैकेट्स, ठीक है ना? ये क्या होता है? स्मॉल पैकेट्स। जैसे तुम लोगों को ग्वाला जो दूध देता है वो क्वांटाइज दूध नहीं देता है। मतलब ये है कि वो पानी मिलाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तुम उससे 200 ml भी ले सकते हो, 210 ml भी ले सकते हो, तुम 520 ml भी ले सकते हो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो ना। लेकिन अगर वहीं पे जब कोई कंपनियां दूध निकालती हैं तो वो क्या कर रही हैं? वो पैकेट बना रही हैं, और उनके एक स्मॉलेस्ट पैकेट है 200 ml का, 100 ml का स्मॉलेस्ट पैकेट है। तुमको 100 ml से कम वैल्यू में दूध नहीं मिलेगा। या तो 100 मिलेगा, या तो 200 ml मिलेगा, या तो 400 ml मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? या तो 500 मिलेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि तुम्हें 510 ml मिल जाए, नहीं ना मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो मेरे कहने का सेंस यही है कि चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है, वो एक स्मॉल पैकेट्स में होता है, उसी के मल्टीपल से होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इस वर्ड से, क्वांटाइज से। यानी ये चार्ज की वैल्यू पॉसिबल है। अगर तुमसे मैं बोलूं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻20, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वाले वैल्यू से 10 गुना छोटी है। यानी उसका 10 बार क्या हो गया है? डिवीजन हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मैंने तुम्हें बोला है पॉइंट में तो हो ही नहीं सकता। ये 0.1 कुल इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो ये क्या हो गया? ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुमसे मैं ये बोलूं 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों ये पॉसिबल नहीं है? हाँ, ये इन दोनों वैल्यूज के बीच में वैल्यू है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम चार्ज है, क्या ये पॉसिबल है? -10, क्या ये चार्ज कूलाम ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये यहीं पे तुम, मुझे पता है यहाँ ट्रैप तुम लोग होने वाले हो। दिस इज ऑल व्हाई आई वाज ट्रैपिंग। मैं तुम लोगों को ट्रैप ही कर रहा था, और कुछ नहीं है। ये चार्ज पॉसिबल है। अभी तुम कहोगे कि सर कैसे? अगला क्वेश्चन तुम्हारा यही है कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एक बात जरा मुझे बताओ, एक बात बताओ, तुम बालू के एक एक कण को देख रहे हो गिरता हुआ, तो तुम्हें सारे के सारे कण ऐसा लग रहा है ना कि एक अलग अलग है? क्या लग रहा है? अलग अलग लग रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं लग रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं लग रहा है। लेकिन अगर तुम बहुत दूर से बालू को गिरता हुआ देख रहे हो, बहुत दूर से देख रहे हो, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो दिखाई देगा। दिखेगा नहीं दिखेगा? मान लो एक ट्रक से वो जो आता है हाइड्रोलिक वाला, अरे ये लोडर जो आता है, हाँ वही टाली,
तो वो क्या है, उससे बालू गिर रहा है तो तुम एकदम से माइक्रोस्कोप से देखोगे तुम्हें क्या दिखाई देगा कि पार्टिकल टू पार्टिकल क्या हो रहा है, वो गिर रहा है। लेकिन अगर वहीं पर तुम उसको दूर से देख रहे हो बस गिरता हुआ, तो तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है, एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो दिखाई देगा ना। समझे मेरी बात को। अब देखो ये 2 × 10⁻⁻10 इट इज ऑलमोस्ट, देखो अगर इस ये -19 बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो छोटे वैल्यू पे तो हमको क्वांटाइजेशन का इफेक्ट दिखाई देता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हम लोगों को दिखाई देगा, लेकिन बड़े लेवल पे उससे आप समझ रहे कितना टाइम्स बड़ा है। ये ऐसा 9 बार 0 लिख दो, ये क्या है 9 टाइम्स है ना। तो ये भी तो हो सकता है ना कि 2 की वैल्यू, जैसे मेरे कहने का सेंस ये है कि अब जरा सोचो कि ये 2 की वैल्यू के बाद के 9 और होंगे ना, उस पर भी तो वैल्यू डिपेंड करेगी, सिर्फ अब 2 पे तो डिपेंड नहीं करेगा। 2 के आगे की जो 9 और है, इतने टाइम्स बड़ा है ये वाला चार्ज जो है 2 × 10⁻10 इट इज ऑलमोस्ट दिस टाइम्स बिगर देन दिस वन। तो अब क्या सिर्फ इसी वाले नंबर पे डिपेंड करेगा क्या, ये डिविजिबल होगा या नहीं डिविजिबल होगा, क्या सिर्फ पहले वाले नंबर पे डिपेंड करेगा? हो सकता है उसके बाद 0.0328 ऐसा करके हो। समझ रहे मेरी बात को। तो अब वहां पर मैक्रोस्कोपिक टर्म में अगर हम लोग देखेंगे, यानी बड़े लेवल पे जब हम लोग देखेंगे, तो वहां पे हम लोग को क्वांटाइजेशन का इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। क्वांटाइजेशन का इफेक्ट हम लोग को कब दिखाई देगा, जब हम लोग बहुत छोटे लेवल पे देख रहे हैं, यानी कि स्मॉल वैल्यू को देख रहे हैं, -19 के आसपास की वैल्यू को देखेंगे, तब तो हम लोग को 1.6 के मल्टीपल में चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बहुत बड़े लेवल पे देखेंगे, बड़े स्केल्स पे देखेंगे, तो बड़े स्केल्स पे हम लोग को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे या फिर बड़े स्केल पे हम लोग को क्वांटाइजेशन का इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। समझ गए मेरी बात को। वही मैं बता रहा हूं कि बालू को नजदीक से देखोगे तो तुम्हें क्वांटाइज दिख रहा है, हर बालू अलग अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम उसको वहीं पे उस तरह से देखोगे, बहुत दूर से देखोगे और बड़े लेवल पे देखोगे, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, वो कॉन्टिन्यूअस दिखाई देगा। तब क्या क्वांटाइजेशन का इफेक्ट दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा ना। एग्जैक्टली यानी ये चार्ज क्या है, पॉसिबल है, ये चार्ज पॉसिबल है। लिखो, अगला लिखो, ये लिख लिया। अच्छा, इसी के आगे लिख लेना Q = कभी किसी बॉडी पे चार्ज आएगा, इसका मतलब ये हमेशा क्वांटाइज्ड है, तो ±NE, यानी E के हमेशा क्या होगा, मल्टीपल में होगा, और या तो पॉजिटिव होगा और या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, हाँ बोलो। अच्छा, इस वाले इसको कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लिया। अब अगला लिखो, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। क्या होता है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब ये है कि एडिटिव इन नेचर, चार्ज एडिटिव होता है, एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अरे एडिटिव, इट इज क्वाइट क्लियर। मेरी बात समझना, चार्ज के एडिटिव होने का सेंस क्या बनता है। अगर मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है ना, मैं यहां पर एक वेट रख दूं और एक वेट यहां पे रख दूं, ठीक है ना, क्या ये पूरी बॉडी यूनिफॉर्मली वेटेड हो जाएगी? नहीं होगी। या ये वाला पोर्शन भारी होगा और ये वाला पोर्शन हल्का होगा, क्योंकि यहाँ पे हैवी वेट है और यहाँ पे क्या है, लोअर वेट है। तो क्या ये पूरे बॉडी पे यूनिफॉर्म मास होगा क्या? नहीं ना। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज के साथ ये है कि मान लो यहाँ पे 2 कूलम चार्ज तुमने इधर से दिया और 10 कूलम चार्ज इधर से दिया। जैसे ही चार्ज दोगे उसके पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि चार्ज तुरंत क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इट हैज एडिटिव इन नेचर। कोई 4 कूलम का चार्ज है, उसमें 5 कूलम और ऐड कर दिए, तो सीधे सीधे वो क्या हो जाना है, 9 कूलम चार्ज क्या हो जाना है, पूरे यूनिफॉर्म उस बॉडी पे यूनिफॉर्म हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, मतलब वो फैल जाएगा, ठीक है ना। हालांकि वो किसके अकॉर्डिंग फैलता है, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। किस पे फैलता है, सरफेस। इसीलिए कॉर्नर्स वगैरह पे, कॉर्नर्स पे देखोगे तो तुम लोगों को ज्यादा चार्ज क्यों दिखाई देगा, क्योंकि कॉर्नर्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। कॉर्नर्स पे सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा वहां पे चार्ज हम लोग को ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लो, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर।
गया? अच्छा, अब इन सब के बाद अब देखो, अगर हम लोग बात करेंगे कुलाम्स लॉ की, अगर हम लोग बात करेंगे कुलाम्स लॉ की, तो देखो सबसे मैं तुमको बता दूं, ये चार्ज का कुलाम का जो यूनिट है, ये चार्ज का जो कुलाम का यूनिट है वो कहां से आया, किसके ऑनर में आया? ये आया है साइंटिस्ट कुलाम से। एक न्यूटन और कुलाम के बीच में बड़ा ज्यादा, आप देखेंगे न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है और कुलाम्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो काफी सिमिलर है, ठीक है ना, काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो मिलता जुलता है, इससे आप क्या कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने उसका नकल किया है, पर ऐसा है नहीं। बेसिकली न्यूटन के साथ एक अच्छी चीज ये थी कि उनको न्यूटन को मास के यूनिट के बारे में पता नहीं करना पड़ा, उनको ये नहीं बताना पड़ा कि मास कितना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे फोर्स से चार्ज को पता किया गया है, ना कि चार्ज से फोर्स को पता किया गया, रिवर्स चला गया है। न्यूटन के केस में क्या था, मास से फोर्स को रिलेट किए थे, यानी मास से हम लोगों ने फोर्स निकाला था। लेकिन कुलाम्स के साथ यानी चार्ज के साथ इसी का उल्टा हुआ है। वहां पे क्या हुआ है, फोर्स पहले देखा गया कितना लग रहा है, और उसके बाद कुलाम्स का एक सेटअप था। कुलाम्स का एक सेटअप ये था कि उन्होंने देखा क्या, एक ऐसा बॉडी बना रखा था जिसमें एक फैन लगा रखा था। अब इस फैन पे क्या था, इस फैन पे के ब्लेड को चार्ज कर दिया गया था, ठीक है ना, और फिर देखा गया था कि कितना टॉर्क लगा रहा है ये, समझ रहा मेरी बात को, एक दूसरे पे कितना टॉर्क लगा रहा है। उस टॉर्क से ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग को फोर्स पता चल गया, और जब हम लोग फोर्स पता किए तो हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर दिए, क्या बोलते हैं, चार्ज के यूनिट में। हालांकि इन सब के बारे में सबसे पहले हम बता दें कुलाम्स लॉ होता क्या है। देखो कुलाम्स लॉ क्या था, कुलाम्स के कुछ स्टेटमेंट थे जिनको आपको हमेशा जीवन पर्यंत याद रखना है। कुलाम्स लॉ, द बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कुलाम्स क्या है, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बैकबोन है। और उनके लॉ के हिसाब से सबसे पहली बात तो ये है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, किसी एक इंडिविजुअल चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, ना कि इंडिविजुअल चार्ज पे डिपेंड करेगा, या समेशन ऑफ द चार्ज पे। कितना ज्यादा चार्ज है इससे फर्क नहीं पड़ता है, कितना ज्यादा चार्ज है इससे फर्क नहीं पड़ता है, इस बात से फर्क पड़ता है कि उनका प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी ज्यादा है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लिखवाता हूं मैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तीसरी बात यह है, फोर्स जो होगा, फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल एक्ट अलोंग द line joining the charges, line joining the charges, ठीक है ना। ये क्या है, ये बता रहा है कि फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन के अलोंग काम करेगा जो पॉइंट क्या कर रहा है, जो पॉइंट चार्ज को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। कुलाम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। कुलाम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, कुलाम्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। आप इसको लाइन चार्ज के लिए, सरफेस चार्ज के लिए या वॉल्यूम चार्ज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। कुलाम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था, तो लिमिटेशन था इसका भी, ठीक है ना। कुलाम्स के 3 स्टेटमेंट क्या क्या है। पहला स्टेटमेंट ये है कि वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। इन तीनों स्टेटमेंट से हम लोग ये निकाल सकते हैं, अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो F इज इक्वल्स टू K, या फिर सीधा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन
अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो दिस इज सो ऑब्वियस कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, एंड उसकी वैल्यू क्या हो गई, f इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये k की वैल्यू क्या है, देखो मैं तुम लोगों को बताया था, यहां हम लोगों को फोर्स पता है, ये फोर्स पता है, डिस्टेंस पता है, लेकिन इसकी यूनिट्स के बारे में पता नहीं था, ठीक है ना। तो सबसे आसान क्या है, k की वैल्यू अगर तुमको रखना हो तो तुम क्या रखोगे, अगर तुम्हें रखना हो k की वैल्यू तो तुम क्या रखोगे, जो सबसे आसान हो, क्या रखोगे, 1 सबसे आसान है ना। तो k की वैल्यू तुम्हें रखना होता तो तुम क्या रखते, 1 रखते। कुलाम्स ने भी 1 ही रखा था, कुलाम्स ने भी इस k की वैल्यू क्या रखा था, 1 रखा था। बस अंतर इतना है कि कुलाम्स ने 1 रखा था सीजीएस सिस्टम में, किस में रखा था, ठीक है ना। जैसे आप जो है क्या रखेंगे, k की वैल्यू आप क्या करेंगे, 1 रखेंगे। एग्जैक्टली कुलाम्स ने भी वही किया था, उसने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, कॉम्प्लिकेटेड तो तब बना है जब वो सीजीएस से किस में कन्वर्ट हो गया है, किस में कन्वर्ट हुआ है, एसआई में, ठीक है ना। तब वहां पे k की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 इंटू 10 पावर 9। ये वैल्यू कब आई है, जब हम लोग सीजीएस को किस में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम, स्टेट कूलम। क्या होता है, स्टेट कूलम। एसआई में क्या होगा, कूलम, एसआई में क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन सीजीएस, सेंटीमीटर, और वहीं पे एसआई में क्या होगा, मीटर हो गया। अगर फोर्स की बात करेंगे तो क्या होता है तुम्हारा, सीजीएस में फोर्स होता है डाइन के बराबर, ठीक है ना। तो वहां डाइन है और यहां पे क्या है, न्यूटन, ठीक है ना। तो सीजीएस में k की वैल्यू 1 थी और बाद में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10 पावर, ठीक है ना। इन सब के बाद फॉर्मूला हम लोग को क्या मिल रहा है, f इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, इट वॉज प्योरली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करें तो कुलाम्स ने ये भी तो बताया ना, फोर्स विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, यानी जो पॉइंट चार्जेस को मिला रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस q1 q2 है, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है, फोर्स हमेशा इस लाइन पर एक्ट करेगा। यानी अगर रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा तो इसी लाइन के अलोंग रिपेल करेगा, ठीक है ना। अट्रैक्ट करेगा तो इसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा। इज इट क्लियर, ठीक है ना। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि जो डायरेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्शन हम लोग को कुलाम्स के तीसरे स्टेटमेंट से मिलता है, जहां वो ये बोलता है फोर्स विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए सब लोग, 2 चार्जेस, अच्छा हो गया ये, इसको नोट डाउन कर लो। पहला लिखो, कुलाम्स लॉ का सबसे पहला स्टेटमेंट लिख सकते हो तो लिखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, फोर्स इज directly proportional to, force is directly proportional to product of charges, force is directly proportional to product of charges। हो गया। दूसरा लिखो, ये लिख लो इस लाइन को, F is directly proportional to Q1 Q2, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट के बाद से ये लिख लिया। फिर दूसरा लिखो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, बता देंगे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये सेकंड वाला इक्वेशन लिख लीजिए। तीसरा लिखिए, ये सेकंड वाला लिख लीजिए। तीसरी बात लिखना मत भूलना, जिसमें कुलाम्स ने ये उसके डायरेक्शन के बारे में बताया था, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये तीसरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे ये बात को वो नहीं करते, नोटिस नहीं करते, ना कोई बताता उन्हें
फोर्स विल ऑलवेज वर्क अलोंग द, या फिर फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। जो लाइन ज्वाइन कर रहा है चार्जेस को, फोर्स हमेशा उसी के अलोंग ही लगेगा। वो डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड के बारे में, और तीसरा स्टेटमेंट किसके बारे में बता रहा है? डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। इस तरह से ये हो गया ना। इसके बाद से लिख लो फ्रॉम अबव 1 and 2, from above 1 and 2, F is directly proportional to Q1 Q2 upon F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। ठीक है ना? और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूंगा, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूंगा तो कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा ना, जिसको मैंने क्या लिख दिया? K। तो F is equals to K Q1 Q2 upon R square। Put it, write it down। F is equals to K Q1 Q2 upon R square। जहां पर K की वैल्यू क्या होती है, याद रखना इस बात को कि K की वैल्यू CGS में 1 होती है। CGS में कितना होता है? लेकिन उसमें क्या हो गया? वेरी गुड, 9 × 10⁹ हाँ। नहीं देखो, अक्सर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो SI में ही मिलेंगे, CGS में आप कोई नहीं देता है। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है जहां पे आप CGS में रख, जैसे स्टेट कूलाम में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो तुम वहां पर क्या कर सकते हो? वहां पे K की वैल्यू सीधे सीधे क्या लिख सकते हो? 1 डाल सकते हो। ठीक है ना? दिस इज ओनली फॉर द एडिंग इंफॉर्मेशन। ये आपके काम नहीं आने वाला है। CGS आज के डेट में यूजफुल नहीं रह गया, हम लोग SI ही यूज करते हैं। ठीक है ना? जो हम लोग का फिजिक्स है वो क्या यूज करता है? SI सिस्टम को ही यूज करते हैं। कर लो भाई, हो गया? अच्छा चलो अब क्वेश्चन लिखो। राइट अ क्वेश्चन। Two charges of 1 microcoulomb, 2 charges of 1 microcoulomb are separated by a distance of 1 centimeter. Two charges of 1 microcoulomb. 1 microcoulomb, micro stands for 10⁻⁻⁶. 1 microcoulomb is equals to 1 × 10⁻⁻⁶ coulomb। ठीक है? तो दो चार्जेस हैं जिनका वैल्यू क्या है? 1 microcoulomb and 1 microcoulomb and are separated by 1 centimeter of distance। कितने डिस्टेंस से हैं? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इनके बीच में आपको फोर्स बताना है। कंप्यूट द फोर्स ऑफ रिपल्सन, या ये नेचर क्या होगा इसका? रिपल्सन होगा, रिपल्सिव नेचर ही होगा। लाइक चार्जेस है ना, तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन को करो, बहुत ही आसान है। ये कितना हो गया? कूलॉम की बात करेंगे तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन, तो K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू क्या है? 1 × 10⁻⁻⁶। Q2 की वैल्यू क्या है? 1 × 10⁻⁻⁶। और डिस्टेंस कितना है? 1 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर है कि नहीं है? समझ रहे हो ना? सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में, और उसका क्या कर देना है आपको? होल स्क्वायर करना है। अब यहां से क्या मिल गया आपका? 9 तो है ही, 10⁻⁹ इंटू ये -6, और -6 कितना हो गया? 10⁻⁻12 ऐड होगा। चलो ठीक है। और अपॉन क्या मिल रहा है हमको? 10⁻⁻4 मिल रहा है ना? 10 कितना मिल रहा है? -4, -2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? -4। अब ये -4 ऊपर गया तो क्या बनेगा? +4। तो कितना हो गया? 9 × 10⁻13 इंटू 10⁻−12। तो यहाँ 13 में से 12 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो गया?
1, तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 1 या 10, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 90 न्यूटन। क्या आंसर आ गया? 90 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से कूलम्ब्स लॉ को कंप्लीटली समझ गए। कूलम्ब्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? कूलम्ब्स लॉ के कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। मॉडिफिकेशंस में परमिटिविटी आ जाता है, परमिटिविटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्पेस की क्या वैल्यूज होती है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियल, यानी कि हम लोग वैक्यूम या एयर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बाद में इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मीडियम में भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग किस में पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें? वैक्यूम में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें? वैक्यूम में। तो मॉडिफाइड फॉर्म, वो मॉडिफाइड और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितना आज पढ़े हो उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है।